ठीक है, लेक्चर 5 स्ट्रेट लाइंस। ओके, स्ट्रेट लाइंस में आज हम थोड़े से मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे पहले। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल फर्स्ट। क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल फर्स्ट। आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और हम मिक्स करके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और हमें फिर से खुद से ही गेस करना है कि भाई कौन कौन से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस यूज करने हैं, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस यूज करने हैं। ठीक है, so we shall start with exercise 12.1. Exercise 12.1. Okay, M12.1 में कुछ क्वेश्चंस तो इजी हैं, पर चलो इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम। ठीक है, सो इन क्लास एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है द अमंग द गिवन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है अमंग द गिवन इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सुन लो क्वेश्चन, मैं लिखूंगा भी। अमंग द गिवन इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस द वंस विथ नेगेटिव स्लोप आर। ठीक है, ओके, तो मैं आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन देता हूं, कोई एक पॉइंट दे देता हूं, बताना कि उसका स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, सो जैसे ये है उसका फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, y-3 और y-5 इज देयर, y-5 ओके इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या इस इक्वेशन का स्लोप नेगेटिव है? नेगेटिव है तो कैसे पता करना पड़ेगा भाई? तो स्लोप फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस x ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढना पड़ेगा। सो वी हैव टू कंपेयर इट विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है भाई? क्या होता है दीक्षा? y is equal to mx plus c. हाँ, y is equal to mx plus c. ठीक है, y is equals to mx plus c। तो यहां पर है y माइनस 5 इज 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, सो जब आप इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करोगे तो दिस विल गिव अस नेगेटिव ऑफ 3x और प्लस 20। ठीक है, तो कैन यू टेल मी दीक्षा कि इसमें जो स्लोप है वो क्या है? -3 माइनस ऑफ 3, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है? 20 प्लस 20। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका स्लोप नेगेटिव है। ऐसे ही बाकी पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें आ जाएंगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और कोई पार्ट देख लेते हैं। लेट मी टेक हाँ, पार्ट 3 says that the given equation of straight line is x plus y is equals to 10। x plus y is equals to 10। ठीक है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। आर्यन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे अगर इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, जहां पर मुझे स्लोप वाला फॉर्म दिखने लग जाए, तो कैसे लिखना पड़ेगा? थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। सो इसको लिखेंगे हम y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 10। y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 10। और जब आप इसको y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 10 के फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आर्यन? 10 होगा ना? अच्छा, माइनस ऑफ 1। ठीक है, देखा, मैं आपकी लिपसिंग पढ़ सकता हूँ। सो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 10। तो आसान क्वेश्चन था, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इन क्लास एक्सरसाइज में द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको स्लोप और इंक्लिनेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं 3,4 और पॉइंट है 6,7। ये कोऑर्डिनेट्स हैं उन पॉइंट्स के। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसके लिए स्लोप और इसी का इंक्लिनेशन। ओके, स्लोप और इसी का इंक्लिनेशन बताना है भाई। ठीक है, तो शुरू हो जाओ भाई, क्योंकि आप सभी पढ़ के आए हो, मतलब जिसने जिसने नहीं पढ़ा मैं उसे तो नहीं पूछ रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि किसने किसने नहीं पढ़ा।
तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो काफी दिनों से बीमार था प्रज्वल, प्रज्वल बोल तो बेटा स्लोप कैसे निकालेंगे इसका? सर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे क्या? 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, ठीक है। तो बोल दे y माइनस वाई वन 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/3 दैट इज 1। ओके, स्लोप आ गया 1। अब आपको ये सोचना है कि टेंजेंट ऑफ थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 दे देती है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा की ऐसी, हाँ, जीरो से लेकर के 180 डिग्री के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 दे देती है आउटपुट, तो दैट इज π/4, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, बढ़ जाते हैं आगे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 3,4 और 0,-2, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। अब निखिल तो पढ़ के आया नहीं है भाई, पर श्रेयस पढ़ के आया है। श्रेयस बोल तो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बेटा बोल दे। सर -2 -3/0 -4। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां से निकालेंगे हम 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म में तो आपको किसी एक को फर्स्ट वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 3,4 को अपना पहला वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, स्लोप लिखना है और x माइनस x1 लिखना है। अब जो स्लोप निकालना है, क्योंकि मैंने 3,4 को अपना फर्स्ट वाला पॉइंट ले लिया है, सो -2 0,-2 को मैं अपना सेकंड वाला पॉइंट ले लूंगा भाई, ठीक है। सो यहां पर जब मैं y माइनस वाई वन करूंगा तो आ जाएगा -2 - 4 डिवाइडेड बाय -2 - 4 डिवाइडेड बाय 0 - 3, ठीक है, 0 - 3। ओके, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू y minus 4 is equals to -6/-3 x minus 3. That means y minus 4 is 2 times of x minus 3, ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी सीक्वेंस में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज, m की वैल्यू गिवन है -3, स्लोप होता है m, एंड passes थ्रू पॉइंट, द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1,7 से पास कर रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उस लाइन का स्लोप भी पता है और इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। अच्छा भाई, तो बोल दे वृंदा क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? 7 minus 5 equals -3 x minus x plus 1. ठीक है, सो हमें लिखना पड़ेगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू इट्स स्लोप टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है। y माइनस 7 इट्स स्लोप टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ जाते हैं भाई लेवल 2 के क्वेश्चंस पर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड x एंड y इंटरसेक्ट्स ऑफ दिस लाइन, ठीक है। सो 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24, ऐसा कुछ गिवन है और इसके इंटरसेप्ट चाहिए भाई। बोल तो अक्षता, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। इसको डिवाइड कर देंगे हम 24 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x/24। एक सेकंड, अक्षता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, x/a प्लस y/b, x/a प्लस y/b प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हाँ, तो क्योंकि मुझे ये 1 क्रिएट करना है, ये वाला 1 क्रिएट करना है, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं भाई 24 से, ठीक है। तो जब डिवाइड कर दिया इसको 24 से, तो x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, y के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 1। पर इंटरसेप्ट फॉर्म में बीच में पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, x डिवाइडेड बाय 6 प्लस y डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल्स टू 1। और जो रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स हैं x और y के, वही मेरे इंटरसेप्ट बन जाएंगे। तो इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा +6, y इंटरसेप्ट हो जाएगा -8, ठीक है। मेरे a की वैल्यू हो जाएगी +6, b की वैल्यू हो जाएगी -8। बहुत अच्छे भाई, बढ़ जाते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स
these 3 points are collinear, these 3 points are collinear। अच्छा, यहां पर गिवन है 1,2, 1,2, 3,4, 3,4 और 6, लैम्डा। अब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ऑफ ट्राइंगल जीरो करना पड़ेगा। हाँ, ए बी सी, देखो कोलिनियरिटी की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको जो इजीएस्ट लगे, आपको जो इजीएस्ट लगे, या तो आप ए बी का स्लोप, आप बोल दो स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जा रहा है स्लोप ऑफ बी सी के, और उससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। या फिर आप क्या करो भाई, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो, एरिया ऑफ ए बी सी को 0 कर दो। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कौन सी चीज करना चाहते हो? आप अपने मनपसंद वाली चीज बता दो भाई। एरिया ऑफ No. एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करना चाहते हो, ठीक है भाई। पब्लिक की खास डिमांड पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करेंगे। अच्छा भाई, सो विशेष डिमांड पर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते कैसे थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे हम एक डिटर्मिनेंट से, एक डिटर्मिनेंट से जहां पर हम तीनों पॉइंट्स रख देते थे अपने डिटर्मिनेंट में, और लास्ट में 1 1 1 लिख देते थे। तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 6 लैम्डा, और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1, और इसको 0 कर देंगे। क्योंकि 1/2 0 नहीं हो सकता, इसलिए जो मैंने चीज अंदर में लिखी 1 1 2 1 3 4 1 6 लैम्डा 1, ये वाली चीज 0 होने वाली है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने चूज किया अपना मनपसंद कोई भी एक रो चूज कर दो। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला रो चूज कर रहा हूं। फर्स्ट वाले रो में मैंने आपको बताया था कि इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनके साइंस आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो 1, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये वाला 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू इवन है। मतलब उसके रोज और कॉलम्स का जो सम आ जाएगा, रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन जो सम आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा, वो इवन आ जाएगा। और -1 का पार एक इवन नंबर ले लेते हैं उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए। पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 फर्स्ट रो पे तो है, सेकंड कॉलम पे है, तो रो प्लस कॉलम का जो आउटपुट आ जाएगा वो एक ऑड नंबर आ जाएगा। और अगर -1 का पार कोई ऑड नंबर करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहां पर आ जाएगा 2 के साथ एक नेगेटिव साइन। और फिर लास्ट वाला 1 का भी जो रो पोजीशन है वो 1 है और कॉलम पोजीशन है वो 3 है, तो जो लास्ट वाला 1 है उसके भी रो प्लस कॉलम का जो सम है वो इवन आ जा रहा है। जब इवन आता है तो -1 की पार एक इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। अब इस वाले 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली चीज देखेंगे अब हम। ठीक है, तो देखो जब मैं पहले वाले 1 की बात करता हूं तो आप वो पर्टिकुलर रो और वो पर्टिकुलर कॉलम एलिमिनेट कर दो। फिर बच क्या रहा है भाई? बच रहा है 4 1 लैम्डा 1। ठीक है, यहां पर आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यही वाली चीज तो सिखाई थी। सो जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, वैसे ही जब 2 की बात करें, 2 की बात करें तो जो 2 का रो है, 2 जिस रो में है, ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को, ये वाले कॉलम को भूल जाओ। जब 2 को कंसिडर कर रहे हैं तो 2 को कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाले रो और ये वाले कॉलम को भूल गए। तो जो बाकी नंबर्स बच जा रहे हैं 3 1 6 1, 3 1 6 1, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख दो भाई। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 1 और 6 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 1, इसका जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा, इसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा 3 माइनस 6। ठीक है, वैसे ही जो लास्ट वाला 1 है उसके लिए उसके रो और उसके कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे तो आपको मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 24। ठीक है, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, यही आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो। तो कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको ये वाली चीज समझ में नहीं आई भाई? चलो बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया। हाँ, वृंदा को समझ में नहीं आया। ठीक है वृंदा, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो पोजीशंस होती हैं वो रो प्लस कॉलम, जब मैं किसी 1 2 और 1 का साइन की बात करूंगा तो वो हो जाएगा -1 का पार उसका रो पोजीशन प्लस उसका कॉलम पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर वो नंबर लिखना है और उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, -1 या +1, वो -1 की पार उसके रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। तो क्योंकि ये वाले 2 के रो प्लस कॉलम की पोजीशन एक ऑड नंबर है और -1 का जब पार होगा एक ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए 2 के बगल में नेगेटिव साइन आ जा रहा है। अच्छा भाई, बाकी सारी चीजें अभी मैंने एक्सप्लेन की थी, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो पहला वाला 1 है, मैं पहले वाले रो के अबाउट अगर एक्सपैंड कर रहा हूं तो पहले वाले 1 को देखूंगा और फिर उसी 1, वो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो वाला रो और वो वाला कॉलम एलिमिनेट कर दो, भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स बच जा रहे हैं दैट इज 4 1 लैम्डा और 1, उनको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 4 को 1 से पर्पल वाली लाइन देखना, मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और लैम्डा को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 4 माइनस लैम्डा आ गया। सिमिलर इज द केस विद जो फर्स्ट वाले रो में जो दूसरा वाला नंबर है ये वाले 2 के लिए, क्योंकि ये वाले 2 का जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, ऑड है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, -1 रेज़ टू द पावर एक ऑड नेचुरल नंबर। उसके साथ जब मैं इसके रो और इसके कॉलम को एलिमिनेट कर दे रहा हूं तो मेरे पास बच जा रहा है ये वाला 3, ये वाला 1, ये वाला 6 और ये वाला 1, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलर इज द केस विद द लास्ट वाला। उसके बाद इस एरिया को, क्योंकि यही डिटर्मिनेंट मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 3 दैट इज +6 और प्लस 3 लैम्डा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -20 -14, हाँ -20 -14, और इधर से मिल जाएगा आपको 2 लैम्डा। ठीक है, सो 2 लैम्डा इज +14, सो लैम्डा विल बी 7। तो वो पॉइंट क्या होगा भाई 6 को, अच्छा लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बढ़ जाए आगे। बहुत अच्छे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव y एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसके वर्ड्स जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसके वर्ड्स बिल्कुल सही नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से जो एंगल ले रहा है वो बोल रहा है 30 डिग्री। अब वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में ले रहा है या क्लॉकवाइज सेंस में ले रहा है? तो जनरली हम क्या करते हैं, जब कुछ मेंशन नहीं होता ना तो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसका एक रफ स्केच बना के देखते हैं। वो लाइन नेगेटिव y एक्सिस पर 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रही है, नेगेटिव y एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा जिस पॉइंट से वो लाइन पास करने वाली है? 0, वेरी गुड, -0, -3 हो जाएगा on negative y axis and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis, positive y axis, positive direction of y axis से 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन। तो लाइन आपके पास चॉइसेस है, लाइन आप ऐसी भी बना सकते हो, तब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल बना रही होगी। ठीक है, या फिर आप लाइन ऐसी भी बना सकते हो, तब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल बना रही होगी। ये वाला एंगल नहीं लूंगा मैं, ये क्लॉकवाइज सेंस में लेने लग जा रहा हूं मैं, तो मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लेना है, तो हो सकता है कि ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही एंगल लूंगा, क्योंकि मैं एंगल मेजर कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस उसका जाने नहीं दूंगा भाई। ठीक है, तो अब आप सोचो तो लाइन इंक्लाइंड विथ y एक्सिस है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लूंगा, तो लाइन कुछ कैसे हो जाएगी भाई, लेफ्ट को जाएगी या राइट को जाएगी? नेगेटिव स्लोप वाली होगी ना। हाँ, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से, वेरी गुड सुधान, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से मैं ये वाला एंगल, मतलब ये करेक्ट वो उन्होंने नहीं बताया कैसा एंगल बना रहा है, अब नहीं बताया है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही एंगल ले रहा हूं। ठीक है, तो ये एंगल है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, अब लाइन का इक्वेशन लिखना है, लाइन का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से वो जो एंगल बनाती है वो होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मेघराज बोल 90 + 30 करना पड़ेगा। हाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल मेरी लाइन का स्लोप बताएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्रीज है भाई, ये 90 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, 180 - 60 मतलब 120 डिग्रीज, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो जो मेरे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, मतलब स्लोप तो नहीं पता लेकिन टेंजेंट ऑफ 120 डिग्रीज दैट इज टेंजेंट ऑफ 2π/3, टेंजेंट ऑफ 2π/3 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट ऑफ 2π/3 के लिए, टेंजेंट ऑफ 2π/3 स्वामी ने बोल तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 90 + थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 + थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 + थीटा, tan थीटा 90 डिग्री पर कॉट में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा cot of π/6, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ cot of π/6,
मतलब जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि कॉट ऑफ पाई बाय 6 हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसका नेगेटिव साइन। तो स्लोप मुझे पता चल गया और एक पॉइंट भी मुझे पता है, ये वाला पॉइंट भी मुझे पता है। स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है। अच्छा भाई, स्लोप और पॉइंट पता है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे अनिरुद्ध मोरे? स्लोप और पॉइंट पता है, बोल तो बेटा कौन सा इक्वेशन यूज हो जाएगा? वेरी गुड, यहां पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये हो जाएगा y माइनस बाई 1, ये हो जाएगा y माइनस बाई 1 इज स्लोप टाइम्स ऑफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का नेगेटिव साइन टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सो ये बन जाएगा y प्लस 3 इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। ओके, सो दिस विल बिकम y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें हाँ एक आंसर है बी वाला, ठीक है। सो हाँ भाई, ऐसे दिखने लग जाएगा, चमक गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज हुआ था, थोड़ा सा आपका स्केच कैसा बन रहा है वो वाली चीज यूज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलता है दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको, स्ट्रेट लाइन मेरी है a प्लस 1। मैं सभी के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास मॉड्यूल नहीं है अभी। हाँ, a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x, a माइनस 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब बोल रहा है कि a की वैल्यूज बताओ सच दैट स्लोप इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। टेल अस द वैल्यूज ऑफ a सच दैट स्लोप इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो पहले जब स्लोप की बात हो रही थी, इस लाइन के इक्वेशन को मुझे स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस लाइन के इक्वेशन को अगर स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे भाई तो कैसा हो जाएगा अनीशा? लाइन के इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो कैसा लिख ले इसको अनीशा बेटा? y equals 12 minus a plus 1 into x divided by a minus 5. अच्छा, पूरा ही कर दिया क्या? एक एक करके कर लेते हैं। सो पहले लिखेंगे a माइनस 5 टाइम्स ऑफ y और RHS में ले जाएंगे x का कोफिशिएंट। सो माइनस ऑफ a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 12, फिर y के कोफिशिएंट को 1 कर देना है भाई, y के कोफिशिएंट को 1 कर देंगे तो ये बना देगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय a माइनस 5, ठीक है। अब जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेघराज? बहुत अच्छे, इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप बन जाता है भाई, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट अगर मेरा स्लोप बन गया, दैट मींस माइनस ऑफ a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 5। इसी स्लोप को बोल रहा है दिस स्लोप मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ये वाला स्लोप 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला स्लोप अगर 2 से बड़ा हो जाना चाहिए तो यहां से a की वैल्यूज बताओ, ठीक है सुज्ञान। अब बता दो थोड़ा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं। हाँ भाई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी, a की वैल्यूज चाहिए थी और बोल रहा था कि स्लोप की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, जहां पर स्लोप आ जाता है, स्लोप टर्म आ जाता है। फिर मैंने इसको ऐसा कुछ कंपेयर कर दिया, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस 5। मतलब मैंने y के कोफिशिएंट को 1 करने की कोशिश की, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला फॉर्म कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ये है माइनस ऑफ a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 5। इसकी वैल्यू को मैंने ग्रेटर देन 2 ले लिया भाई। अच्छा भैया, इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 2 ले लिया सानिका, तो बोल तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा अब a की वैल्यू निकालने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, so we should use that wave Yes, method. sir. Wave cross. Sir, we can even solve by multiplying both the sides by a minus 5.
सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वो आयुष क्या बोल रहा है ना, उससे डायरेक्टली होता है। हाँ यस सर। सर पर हमको पता नहीं है ना a का वैल्यू इज लेस देन 5। इतना बड़ा तो पाप negative कर हो रहे हो, सही बोल रहा है सुज्ञान, पता ही नहीं है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो सकते वी हो? कब से कर सो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ a+1 डिवाइडेड बाय a-5 -2। इनफैक्ट -2 नहीं, पहले तो आप दोनों तरफ में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है। तो -1 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा लेस देन -2। ठीक है, फिर आप क्या करो भाई, फिर आप इसको कुछ ऐसा लिख लो भाई, a+1 डिवाइडेड बाय a-5 -2 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0। फिर आप ले लोगे इसका एलसीएम। अब आप इसका अगर एलसीएम ले लोगे तो ऐसा आ जाएगा भाई। अच्छा, इसका एलसीएम +2 हो जाएगा ना। -2 था क्या? अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे भाई? इसका एलसीएम कैसे लेंगे? मैं बोलता हूँ एलसीएम कैसे लेना पड़ेगा यहाँ पर। सर a+1 अपॉन a-5 डायरेक्टली हम a-5 को उधर 2a-10 लिख सकते हैं ना। हाँ, और 2a-10 नीचे लिख सकते हैं और इसको लिख लेंगे डिवाइडेड बाय a-5, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a-9 डिवाइडेड बाय a-5, दिस इज लेस देन 0। अब अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो जो 3 कॉमन ले रहे हो ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही था। तो यहां से मुझे मिलेगा a-3 अपॉन a-5 इज लेस देन 0। और इसके लिए मैं बनाऊंगा वेवी कर्व। वेवी कर्व ऐसे बना लेंगे, कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाया और जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं दैट इज 3 और 5, वो क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 बना देंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 5 से कोई बड़ी वैल्यू लेता हूं, तो 5 से बड़ी वैल्यू पर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 से बड़ी वैल्यू पर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो मेरी वेवी कर्व कुछ ऐसे बनेगी। वेवी कर्व कुछ ऐसे बनेगी। अच्छा भाई, वेवी कर्व ऐसे बनेगी, लेकिन मुझे लेस देन 0 वाली वैल्यूज चाहिए, मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू इधर मिल रही है, इधर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इधर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो नेगेटिव वैल्यू जहां पर मिल रही है वो है 3 से लेकर के 5 के बीच में। सो जो a की वैल्यू लाई करेगी वो लाई करेगी 3 से लेकर के 5 के बीच में। ठीक है, ऐसा कोई अरे हाँ, a बिलोंग्स टू 3, 5 है। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है a बिलोंग्स टू 3 से 5, तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे। हाँ, यस नोट कर लिया ना भाई सभी ने? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत सारा थ्योरी वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, इसमें 3 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट ए गिवन है a, b प्लस सी, पॉइंट बी गिवन है b, c प्लस a, और पॉइंट सी गिवन है c, a प्लस b। ठीक है, बोल रहा है इनको कोलिनियर प्रूफ करो। कोलिनियर प्रूफ करो, पर बहुत सारे मेथड से बोला है। ठीक है, पहले बोल रहा है कोलिनियर प्रूफ करो यूजिंग, पहला वाला मेथड बोल रहा है यूजिंग स्लोप AB इज इक्वल्स टू स्लोप BC। ठीक है, पहले वाले मेथड में बोल रहा है कि ये तीनों को कोलिनियर प्रूफ करो, लेकिन उसमें जो कंडीशन यूज करो वो यूज करो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, ये वाली चीज यूज कर लो। ठीक है भाई, यूज कर लेते हैं, इतना बोल ही रहा है तो यूज किया जाए भाई। सो स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए, स्लोप ऑफ AB निकालने के थोड़ा लिए, ऊपर का दिखाइए ना, मेरा हाँ, नेट चला गया है। ओके फाइन, ठीक है। के लिए जो कंडीशन यूज करनी है दैट इज स्लोप्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो AB का स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? निश्चित बोल, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही, वो हो जाएगा C प्लस A माइनस B माइनस C डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये AB का स्लोप हो जाएगा, और जो BC का स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस B माइनस C माइनस A डिवाइडेड बाय C माइनस B डिवाइडेड बाय C माइनस B। अच्छा ठीक है, तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? हाँ, इधर से एक कैंसिलेशन हो गया है, यहां से जो कैंसिलेशन हुआ दैट इज C से C कैंसिल, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? A से A कैंसिल हो जा रहा है। सो यहाँ से जो स्लोप आ जा रहा है वो भी -1 आ जा रहा है, और यहाँ से जो स्लोप आ जा रहा है वो भी -1 आ जा रहा है। दोनों के स्लोप्स बराबर है,
इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। सो ये पहला वाला तरीका है कोलिनियरिटी प्रूव करने का, और ये थोड़ा सबसे ज्यादा इजी होता है। इनफैक्ट अगर आप एक इंक्लूडेड पॉइंट को यूज कर ले रहे हो और दो स्लोप्स को कंपेयर कर दे रहे हो तो सबसे इजी मेथड यही है भाई, ठीक है। दूसरे मेथड की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड भी हमने एक बार तो यूज कर लिया है, यहां पर हमें यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमें 0 प्रूव कर देना है। अच्छा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 पर प्रूव कर देना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो क्या जाएगा भाई इस केस के लिए? पहले तो जो मेथड है वो बोल रहा है कि यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको 0 प्रूव कर दो, ठीक है। अच्छा भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने क्या किया, वैसे ही डिटर्मिनेंट्स बना दिए, ये बना दिया डिटर्मिनेंट, ये पहला वाला डंडा, दूसरा वाला डंडा, और इसी के बीच में वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट को 0 किया जा रहा है तो कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिलेगा ABC, B + C, C + A + B, A B C, फिर B + C, C + A, B + C, C + A + B, 1 1 1 और हाफ, इसको 0 कर देना है, ठीक है। ये तो होता है एरिया। ये वाला एरिया निकालना है, तो अब तो सीख गए हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से फर्स्ट वाले रो के अबाउट एक्सपैंड करूं तो ए के जो मल्टीपल्स आ जाएंगे, ए को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज C + A मल्टीप्लाइड बाय A + B, ठीक है। C + A - A + B, ठीक है। फिर माइनस ऑफ B + C, क्योंकि B + C की जो पोजीशन है वो अभी के लिए उसके रो और कॉलम का सम ऑड है, ठीक है। सो B + C मल्टीप्लाइड बाय, देखो तो B + C का आपने अगर रो और कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो आपको मिलेगा B - C, ठीक है। और लास्ट वाला प्लस जो लास्ट वाला है 1, सो 1 पॉजिटिव के साथ आएगा और यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा B को A + B से, और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा C को मल्टीप्लाई करके C + A से। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, मैं इक्वल्स टू 0 नहीं लिखूंगा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, पहले से मान के नहीं चलेंगे। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। कैंसिलेशन होगा कुछ, बिल्कुल होगा, A से A कैंसिल, और आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आ रहा है A टाइम्स ऑफ C - B, माइनस यहाँ पर आ रहा है B² - C², प्लस यहाँ पर आ रहा है AB + B² - C² - AC, ठीक है। चेक करते हैं ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे मिलेगा AC - AB - B² - C + C² प्लस AB + B² - C² AC, ठीक है। आपको दिखेगा कि सब कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, 0 आ जा रहा है। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जा रहा है उसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है, ठीक है। चलो भाई, सो हाँ, ये वाली चीज इस वाले मेथड से भी समझ में आ गया। हाँ बेटा बोलो। थर्ड वाला जो मेथड है दैट इज ओके, मेथड नंबर 3 दैट इज B डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AC इन द रेशियो K:1। हाँ, सेक्शन फॉर्मूले से भी कभी कभी कोलिनियरिटी प्रूव होती है। अब सेक्शन फॉर्मूले से कोलिनियरिटी कैसे प्रूव होती है समझते हैं भाई। सो मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं, कैसा मान लेता हूं कि मेरे पास पॉइंट A और C गिवन है। पॉइंट A है यहाँ पर, हाँ, पॉइंट A और पॉइंट C, पॉइंट A है A, B + C, पॉइंट A है A, B + C, और जो पॉइंट C है दैट इज C, A + B। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट से क्या कोई स्ट्रेट लाइन पास करेगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो इनके ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा उसके ऊपर डाउट है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है B, C + A, मैं मान लेता हूं तीसरा पॉइंट B, C + A इन पे लाई नहीं कर रहे, कहीं इधर है, ठीक है। B, C + A, ये वाला पॉइंट जो B है ये उनके ऊपर लाई नहीं कर रहा, इधर कहीं है, ठीक है। अगर लाई कर रहा होता, ठीक है,
तो आपको एक कोऑर्डिनेट को लॉक करना है, एक कोऑर्डिनेट या तो एब्सिसा को लॉक करना है या तो ऑर्डिनेट को लॉक करना है, और एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है। ठीक है, देखो तो भाई बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज बोल गया मैं, बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज बोल गया, पर जब करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे आसान लगेगा भाई? मैं मान लेता हूं कि ये वाला बी पॉइंट अगर इसके ऊपर लाई करता, अगर अभी 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 माना नहीं, अभी लाई नहीं कर रहा है, अगर करता तो ये इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता। ठीक है, इतना तो आप भी मानते हो सर, अगर वो वाला पॉइंट उस पर लाई करता तो k:1 के रेशियो में डिवाइड करता। k:1 के रेशियो में डिवाइड करता तो आप एक कंडीशन लेके चलो और उससे दूसरी कंडीशन आ जाए। मतलब ये वाला जो पॉइंट बी है, सॉरी ये वाला जो एब्सिसा बी है, ये ए और सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी के एब्सिसा को k:1 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो जो ऑर्डिनेट c+a है वो भी पॉइंट ए और सी के ऑर्डिनेट्स को k+1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक चीज मैं मान के चल रहा हूं, अगर दूसरी चीज आ जाती है उससे, तो हमने जो एजम्पशन लिया था वो करेक्ट है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एब्सिसा लाई कर रहा है, अगर एब्सिसा डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में, तो ऑर्डिनेट्स भी डिवाइड हो जाएंगे, तभी तो वो पूरा पॉइंट लाई करेगा उनके ऊपर, ए और सी को लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो एक चीज लेके चल रहे हैं, अगर नहीं आया तो बोल देंगे कि पॉइंट बी लाइन नहीं कर रहा, मतलब पॉइंट बी का जो बी एब्सिसा है वो भी लाइन नहीं कर रहा, वो भी डिवाइड नहीं कर रहा k:1 के रेशियो में। ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड है यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज हम मान के चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, वो क्या है कि पॉइंट बी का जो एब्सिसा है दैट इज डिवाइडिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के एब्सिसा को इन द रेशियो k:1, और अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मैं लिखूंगा kc+a डिवाइडेड बाय k+1, kc+a डिवाइडेड बाय k+1। ओके, एक बार अच्छे से लिख देते हैं भाई। हाँ एक सेकंड, हाँ kc+a डिवाइडेड बाय k+1 अच्छा भाई, ये वाली चीज वो है जो गिवन है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है, मतलब ये अभी मैं कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, पर ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि c+a भी ऐसा ही है। जो c+a है, पॉइंट बी का जो ऑर्डिनेट है, वो भी k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज k टाइम्स ऑफ a+b प्लस b+c डिवाइडेड बाय k+1। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज प्रूव करनी है ना, तो आप वो चीज निकालो जिसको आप अज्यूम करके चल रहे हो, वो एक कांस्टेंट जिसको आप बार बार ले रहे हो ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब ये जो रेशियो आ रहा है ना, इस रेशियो की वैल्यू आपको दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं जो चीज गिवन है उससे k की वैल्यू क्या आ जा रही है, ठीक है। तो एक बार कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया क्या भाई? यस। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जब सेक्शन फॉर्मूले से हम लाइंस के कोलिनियरिटी प्रूफ कर, पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूफ करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए एक एब्सिसा अगर लाई कर जाए, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि एब्सिसा वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उस एब्सिसा वाला पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर उसी रेशियो में उसका ऑर्डिनेट भी डिवाइड करने लग जाए, मतलब वो पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं k की वैल्यू क्या आ जा रही है। हाँ, यहां से देखते हैं k की वैल्यू क्या आ जा रही है इस वाले इक्वेशन से। सुमित बोल तो इस वाले इक्वेशन से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? b = kc + a / k+1। k की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे यहां से? वेरी गुड, तो आ जाएगा b टाइम्स ऑफ k + b = k टाइम्स ऑफ c + a। अब यहां से आप k को LHS में ले जा करके, अब आप यहां से k को LHS में ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहां से आ जाएगा b - c और ये आ जाएगा a - b। तो k की वैल्यू आ जाएगी a - b / b - c, a - b / b - c। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ये वैल्यू जो आ रही है, ये वाली वैल्यू आप इसके देखो, LHS में तो c + a है, अगर RHS भी c + a आ रहा है, k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर RHS भी c + a आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है, मतलब वो जो रेशियो k:1 है, वो दोनों ही एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो RHS में k की जगह पर a - b / b - c रख देते हैं भाई, RHS में रख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा k की वैल्यू रख दे रहे हैं
a माइनस बी अपॉन b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a प्लस बी से, प्लस b प्लस सी एज इट इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू रख देते हैं a माइनस बी अपॉन b माइनस सी प्लस 1, ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट c प्लस a दे रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। सो ऊपर में आएगा a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कुछ बोल रहा है क्या, डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। सो आपके जो डिनोमिनेटर्स वाले b माइनस सी हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर में और क्या कैंसिल हो जा रहा है भाई, बी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो न्यूमरेटर में बना a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस सी, डिनोमिनेटर में अगर इस वाले b से इस वाले b को कैंसिल कर देंगे तो डिनोमिनेटर में भी दिख जाएगा a माइनस सी, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो a प्लस सी आ जाएगा, और a प्लस सी जो RHS में आ रहा है वही मेरा LHS भी था, इसका मतलब सच बोल रहे थे हम, सच क्या बोल रहे थे भाई कि k:1 का रेशियो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो पॉइंट b डिवाइड कर रहा है, पूरा पॉइंट b डिवाइड कर रहा है AC को इन द रेशियो 2:k:1, और अगर पॉइंट b डिवाइड कर रहा है AC को इन द रेशियो k:1, इसका मतलब वो तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, ओके फाइन। सो ये कहानी थी, छोटी सी कहानी भाई हमारी। अवधूत कुछ बोल रहा था क्या? नहीं सर, मैं वही बोल रहा था। ठीक है ठीक है। अरे मधुरा, मधुरा कभी कभी दिखती है मुझे, कभी कभी नहीं दिखती है, तू लाइट बंद ऑन ऑफ करती रहती है क्या? नहीं सर। 5 मिनट पहले 3 सेकंड पहले दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही है, ठीक है। श्रेया पूरी फॉर्म में है भाई, कल से काफी मेहनत कर रही है श्रेया, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग क्वेश्चंस करेंगे भाई खास आपके लिए, खास आपके लिए, ओके। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको करने में काफी मजा भी आएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया पहले बचपन में हम 2 ट्राइंगल्स के एरिया से निकालते थे, अब ऐसे दिन नहीं है भाई, अब इतने छोटे नहीं है, हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ लिए हैं भाई, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, कुछ और होता है, फाइन। सो यहां पर बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए जिसके ये पॉइंट्स हैं, जिसके पॉइंट्स हैं 3,4, जिसके पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट है 0,5, ये वर्टाइसेस है 2, -1 और 3, -2, ठीक है। तो इसके लिए आया सुदीप में दम है वो, ठीक है, सुदीप वीडियो अपना ऑन करके ही मोस्टली रखता है भाई, दम है, बाकी सब तो कम है, ठीक है भाई। तो ये 4 पॉइंट्स, ये आ रहा है। खुशी ठीक हो गई? तो खुशी बर्थडे सेलिब्रेट किया किसी का? मैंने स्टेटस देखा था कुछ दिनों पहले। हाँ भाई, सो इसके लिए क्योंकि 4 पॉइंट्स आ गए तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी पॉलीगन का एरिया चाहिए होगा, ठीक है। ट्राइंगल के लिए आप डिटर्मिनेंट्स का यूज कर सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर का ही, मैं सिंघम है, उसके बाद मतलब कंफ्यूज कर देते हो हमें की बात बोल करके। हाँ भाई, तो 4 पॉइंट्स के थ्रू अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो मैं लिखूंगा यहां पर हाफ, और मैंने आपको बताया था x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, फिर x1 y1 लिख लो, ठीक है। सो x1 y1 मतलब 3 4 ये लिखूंगा, फिर लिखूंगा 0 5, फिर लिखेंगे 2 1, फिर -1 है +1 है, 2 -1 है ये 2 -1, फिर लिखेंगे 3 -2, और फिर लास्ट में लिखेंगे फिर से 3 4। जिससे शुरू कर रहे हो उसी से खत्म कर दो, और बाकी सारे पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज एक एक करके लिख दो, एक एक करके लिख दो। अगर ये नेगेटिव आ गया तो आप बोलना अरे एरिया नेगेटिव नहीं होता, पाप पड़ेगा, तो फिर एरिया को खुद ही आप पॉजिटिव कर सकते हो। हाँ ऋषिकेश, कोई सेंस नहीं है इस बात में, पर हमें बड़ी लग रही थी उस समय। चलो भाई, तो आप देखो, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके पश्चात
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके पश्चात इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके काफी मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो शुरुआत कर देते हैं वरना देर हो जाएगी। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 प्लस नेक्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 0 माइनस 10 प्लस 2 multiplied by minus of 2 that is minus of 4 minus 3 multiplied by minus of 1 that is plus of 3 plus last वाला 3 4s are 12 और 3 2s are 6 पॉजिटिव साइन के साथ। अगर ये नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे भाई एरिया पॉजिटिव होती है, अनिरुद्ध स्मार्ट लग रहा है, कुलकर्णी स्मार्ट लग रहा है, तो ठीक है, आई हैव कॉम्प्लीमेंट दिया। ओके, यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई करना है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई करना है। श्रेया बोलना मत। श्रेया ने काफी बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर इस वीक मैं देखता हूं कि और कोई सॉल्व करता है या नहीं तो क्वेश्चन को, वरना हम कभी उसे याद ही नहीं रखेंगे। बस वो सॉल्व करके श्रेया याद रखेगी उसे, पर बाकी सब कभी सॉल्व नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर 1/2 आ जा रहा है, 15 तो आ ही जा रहा है, 10 सब्ट्रैक्ट भी हो जा रहा है, माइनस ये 1 भी आ जा रहा है और प्लस 18 भी आ जा रहा है। थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है पर हम हार नहीं मानेंगे श्रेयस। तो बताओ तो 15 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 18 कितना आ जाएगा? वेरी गुड, ठीक है, आप लोग मन में ही कैलकुलेशन कर लेते हो, वो आपकी सबसे खासियत है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, और मैं समझ भी लेता हूं आप क्या बोल रहे हो। ओके, सो एरिया यहाँ पर पॉजिटिव आ जा रहा है, पर ध्यान देना भाई, कभी ऐसा हो सकता है दर्शन, ऐसा हमेशा नहीं भाई, दुनिया में केवल पॉजिटिव लोग नहीं है, नेगेटिव लोग भी हैं, ठीक है, उनसे दूर रहना है, पर एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव लोग पॉजिटिव वाइब्स आएंगी भाई एरिया से, कोई सेंस है इस बात में नहीं है, पर हमें बहुत लग रही है इस समय, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और होमवर्क एक्सरसाइज जो है वो आपका आज का होमवर्क होगा। इस वाले होमवर्क को आपको सबमिट करना पड़ेगा, वरना मुझे डाउट है कि अगर आप ठीक से स्ट्रेट लाइंस नहीं पढ़ोगे तो आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नहीं पढ़ोगे ठीक से, ठीक है। सो हम अवश्य करेंगे होमवर्क एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस, पर लेवल 3 वाला क्वेश्चन मैं अभी ही कर देता हूं, ठीक है। सो इसी एक्सरसाइज के होमवर्क एक्सरसाइज का फ्राइडे को आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। होमवर्क एक्सरसाइज के लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, लेवल 3 के क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्चुअली में ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब पैराबोला क्या होता है भाई, कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा शायद, ठीक है। क्या बोला, पैराबोला आपने कभी देखा नहीं होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं भाई, उसके कोऑर्डिनेट्स देख लो। ए है T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और दूसरा जो पॉइंट है वो है a T2 स्क्वायर और 2a T2 2a T2, और जो तीसरा पॉइंट है वो है a, 0, ठीक है, a, 0 तेल लेने। ये फिर से कोई सेंस है क्या इस बात में, नेटवर्क चला गया था अच्छा हाँ सेंस है इस बात में तो ऑफ कोर्स। तो भैया भाइयों बहनों, हाँ भाई, एक पॉइंट का नाम दे दो भाई, नाम दे दो, ऐसा दुनिया में आए हैं तो नाम तो देना पड़ेगा, तो ए बी सी दे देते हैं। अब बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप खुद बताओ अपने दिल पर हाथ रख करके, लेफ्ट साइड में हाथ रख करके बताना कि आपको सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लगा कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए। अभी हमने तीनों मेथड्स देखे, सबसे छोटू मेथड कौन लगा आपको? स्लोप वाला, ठीक है, हाँ, तो भविष्य में आपको भविष्य में कौन सा मेथड यूज करना है भाई? स्लोप वाला भी यूज कर सकते हो, जो बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, बहुत ऐसा आने लग जाए एकदम, ठीक है, बीच में कचड़ा वचड़ा आने लग जाए, तो फिर आप कहाँ जाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। पर ऋषिकेश से पूछो तो ऋषिकेश तेरे को कौन सा मेथड इजी लगा? बोलेगा एरिया ऑफ दोनों इजी है। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी तेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्यादा इजी लगा होगा ना, ऐसा है क्या? वो पहले से करते आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है,
अपनी अपनी खेत की अपनी अपनी नेहा है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज कर सकते हो। फाइन। अब देखो यहां पर जो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और अगर मैं पूछूं कि क्लास में कौन कौन स्मार्ट है मुझे छोड़ के, तो फिर कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो हो सकता है कि आप स्मार्ट ना हो, ठीक है। यहां पर स्मार्टनेस के लिए आपको वो वाला पॉइंट चूज करना पड़ेगा जो दोनों ही स्लोप्स में इंक्लूड किया जा रहा है, और वो पॉइंट बहुत सिंपल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए। तो आप कौन सा पॉइंट चूज करना चाहते हो जो बहुत सिंपल है, जिसके कोऑर्डिनेट्स सी वाला पॉइंट। तो आप जो स्लोप इक्वेट करोगे ना, आप ए बी और बीसी का स्लोप इक्वेट कर सकते हो, पर जो उस केस में इंक्लूडेड पॉइंट हो जाएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट दिख रहा है। अगर आप स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बीसी कंपेयर कर रहे हो ना, तो ये स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बीसी में जो बी पॉइंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, a2t2 स्क्वायर a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक है। तो मैं बी पॉइंट ना लेकर के अपने इंक्लूडेड पॉइंट को सी रखना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सिंपल पॉइंट है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्लोप ऑफ AC को मैं बराबर करने वाला हूं स्लोप ऑफ BC से, ठीक है। BC मत बोलो भाई, CB बोल दो, CB बोल दो, ठीक है। हाँ भाई, CB बोल देते हैं। ओके, अच्छे बच्चे हैं हम लोग। अब स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऑफ AC निकालने के लिए मैं काफी GSS में गुल खिलाए हैं आपने, कभी गए नहीं जहां पर। हाँ भाई, स्लोप AC निकालने के लिए मैंने क्या किया, y2 माइनस y1, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स के नाउ सी और एप्लीकेशन, ये कौन सी नई चीज है? इसके पहले नहीं दिख रहा था क्या बोर्ड? दिख रहा था ना? दिख रहा था Yes, sir. BUG आ गया है लगता है इसमें फिर। हाँ भाई, सो AC का जो मैं स्लोप लिखूंगा वो कुछ ऐसे लिखूंगा, 2at1 माइनस 0 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय at1 का स्क्वायर माइनस a। और स्लोप CB का लिखूंगा मैं फिर से y2 माइनस y1 मतलब 2at2 डिवाइडेड बाय 2at2 डिवाइडेड बाय at2 का स्क्वायर माइनस a, ठीक है। कोई शक, कोई संदेह भाई? थोड़ा मुश्किल है, पर आई गेस आप लोग, अरे माइनस 0 नहीं लिखा भाई, माइनस 0 नहीं लिखा, माइनस 0 भी लिखना है, ठीक है। देखो तो अब आप बोलोगे सर a0 माइनस 2at2 क्यों नहीं लिखा? तो वो भी लिख सकते थे, ऊपर नीचे से नेगेटिव कैंसिल कर देते, ठीक है। पर हम लोग बड़े बच्चे हो गए हैं, मतलब तुम लोग बड़े हो गए हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, तो आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं। सर सच में मैं सिर्फ वो ही अरे ये तो काफी पर्सनल बात हो गई। ठीक है भाई, ठीक है। तो अभी के लिए वो समय आ चुका है जब हम कुछ कैंसिलेशन खेलें, ठीक है। कैंसिलेशन खेलते हैं भाई। तो कैंसिलेशन खेलोगे तो यहां से ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। और कोई ए दिख रहा है क्या संसार में भाई? हाँ, नीचे वाला ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? इधर बचा t1, इधर से t2 स्क्वायर माइनस 1, इधर बचा t2 और क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा सुज्ञान थोड़ी देर पहले बोल रहा था। सुज्ञान, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए क्या? कर सकते हैं, इक्वालिटी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो हाँ फाइन, ठीक है। एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये कुछ ऐसा दे देगा, ये ऐसी वैल्यू दे देगा, t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 इज t2 t1 स्क्वायर माइनस t2, और इन दोनों को साथ साथ ले लोगे ना, तो t1 t2 स्क्वायर माइनस t2 t1 स्क्वायर माइनस t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 0। आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो, आपके दिल की इच्छा को मैं पूरा कर देता हूं भाई। यहां से अगर आप t1 t2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा t2 माइनस t1। फिर से अगर आप माइनस ऑफ 1 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ना लिख के आप लिखना चाहते हो t1 t2 माइनस t1 प्लस 1 t2 माइनस t1। दूसरे वाले में नेगेटिव अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फाइन। अब आप कॉमन ले सकते हो, अब आप t2 माइनस t1 कॉमन ले सकते हो। यहां से अगर मैं t2 माइनस t1 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा t1 t2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो अब या तो पहला वाला फैक्टर 0 हो सकता है, ध्यान देना भाई, या तो पहला वाला फैक्टर 0 हो सकता है या तो दूसरा वाला फैक्टर 0 हो सकता है। ठीक है निखिल, हसाइल टेस्ट मैच खेल के आया क्या? व्हाइट कपड़ा पहना। देखो या तो पहला वाला ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है या तो ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है। पर जैसे ही संसार में T1 और T2 बराबर हो गए, कोई फर्क रह जाएगा क्या मधुरा? नेल पेंट मत दे। ए और बी सेम हो जाएंगे अगर T1 = T2 हो जाए। हाँ, तो ए और बी दोनों पॉइंट ही सेम हो जाएंगे, तो कोलिनियरिटी का कोई सेंस बनता है क्या इस बात का? अरे भैया एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट रख दो, तीसरा पॉइंट इधर रखो, तो वही पॉइंट है ना भाई। ये तो बेवकूफी होगी भाई, घुटनों पर जोर डालना हुआ। पर आप घुटनों पर जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि T1 = T2 नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात हो रही है, तो T1 T2 नहीं होना चाहिए, वरना 2 पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब T1 T2 क्या होना चाहिए? -1। ये वाली चीज 0 होनी चाहिए और T1 T2 -1 होना चाहिए। ठीक है भाई, चमका क्या? Yes. यस, Yes, sir. काफी बेहतरीन प्रदर्शन सभी का, जल्दी जल्दी नोट किया आपने। और इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, तो हाँ, ऊपर कैसे वाले बेटा? स्टेप से, कहां से? तो ऊपर थोड़ा छोड़ दीजिए। इतना नीचे, ऐसे धोनी जो वहाँ फील्डिंग T1 लगाता है ना वैसे लगता है, तो बोलते हैं ऊपर नीचे करना। T1/T1² -1 आता है ना सर, कहाँ T1/T1²? हाँ -1 T2, तो उसको पलट वहाँ करके T1 आप, को नीचे ले आएंगे सर। हाँ उसको हाँ। पलट करके आप डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, सो हाँ सुज्ञान ने बिल्कुल सही पकड़ा है, ओके। आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे या अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, आपको काफी खुशी होगी ये जान करके कि अब हम एक नया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ना, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन नहीं है, इसको मैं फर्स्ट डिग्री का भी जनरल इक्वेशन मान सकता हूं, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन लेता हूं अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री क्यों यहां बोला जा रहा है? क्योंकि जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है ना मेरे वेरिएबल्स का, वो 1 है। ठीक है, तो वही डिग्री डिफाइन कर रहा है। हाईएस्ट पावर है मेरे x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर है वो मेरे वेरिएबल्स का, वो 1 है। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। अच्छा भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री पे मैं 2 पॉइंट्स लाई कराना चाहता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट्स लाई कराना चाहता हूँ। मैं इन पॉइंट्स को बोल रहा हूँ, एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ x1, y1, एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ x1, y1, और दूसरे पॉइंट को मैं बोलता हूं x2, y2। तो अगर ये दोनों ही पॉइंट्स इस जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री पे लाई करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं वो लाइन है, ये दोनों पॉइंट्स इस जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री पे लाई करते हैं। हो सकता है ये ऐसा कोई इक्वेशन, ऐसी किसी कर्व का इक्वेशन नहीं पता ना, अभी वो लाइन अभी प्रूव नहीं किया है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है जो कि जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ माय वेरिएबल्स आर 1 and 1। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स उस कर्व पे लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों पॉइंट्स उस कर्व पे लाई करते हैं, तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं। कैसा बोल सकता हूं भाई? ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा भाई, वैसे ही अगर दूसरा वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है तो ax2 प्लस by2 प्लस c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी दुनिया का एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अपने दूसरे वाले इक्वेशन को। कोई भी वेरिएबल, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है वो वेरिएबल एक्सेप्ट 1, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है वो वेरिएबल एक्सेप्ट 1।
उस वेरिएबल से मैं अपने सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, उस वेरिएबल का नाम मैं बोल रहा हूं लैम्डा। एक ऐसा वेरिएबल जो माइनस ऑफ वन वैल्यू नहीं ले सकता है, इस वेरिएबल से मैं थ्रू आउट अपने सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। वो कंडीशन मैं बाद में ले आऊंगा कि वो कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, ठीक है। उस वेरिएबल से मैंने अपने सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड वाला इक्वेशन मेरा बन जाएगा a लैम्डा x2 प्लस b लैम्डा y2 प्लस c लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब मैं ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को ऐड करना चाहता हूं, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन को ऐड किया तो मुझे मिलेगा a x1 प्लस लैम्डा x2, a x1 प्लस लैम्डा x2, x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस b y1 प्लस लैम्डा y2 प्लस c इज इक्वल्स टू प्लस c लैम्डा। तो c 1 प्लस लैम्डा, c टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ मिल जाएगा। अभी 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, अब अगर मैं इसे 1 प्लस लैम्डा से थ्रू और डिवाइड कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a टाइम्स ऑफ x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस b y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, इसको अच्छे से समझना। मैंने अज्यूम क्या किया था कि ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री हो सकता था कि एक पॉसिबिलिटी थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री कुछ ऐसा दिखे जहां पर एक पॉइंट हो x1, y1, क्योंकि इस वाले कर्व को सेटिस्फाई कर रहा था x1, y1 और x2, y2, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो उसी जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में ax प्लस by प्लस c में अब मैंने x की जगह पर क्या रखा है मसाला, ये वाला मसाला देखो, x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा और y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। इसी जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में ये भी एक नया पॉइंट रख दिया, ठीक है। पर आपको पता है ये नया जो पॉइंट है, ये नया पॉइंट में लैम्डा क्योंकि अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट -1, क्योंकि उस पर तो डिफाइन ही नहीं होगा। लैम्डा अगर कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट -1, तो फिर ये एक्चुअली मेरे स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, और लैम्डा क्योंकि कोई भी अभी वेरिएबल वैल्यू ले सकता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो सेक्शन फॉर्मूले में कोई भी एक पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है मेरे दोनों लाइंस को, इस लाइन सेगमेंट को, ये तो उसकी बात कर रहा है। यहां पर ये जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा अभी मैंने निकाला ऊपर में, सॉरी नॉट लैम्डा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव करोगे तो वो एक्सटर्नल डिवीजन में भी जा सकता है, मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स मेरे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड y1 और x2 और y2 पे लाई करने वाले हैं, ठीक है। कौन से वेरिएबल पॉइंट्स भाई, x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा और y1 प्लस लैम्डा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। एकदम ध्यान से सुनना, यही प्रूफ है कि क्यों जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री या क्यों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हमें केवल दो चीज पता होती है तो हम सारी चीजें बता सकते हैं, चाहे वो दो पॉइंट्स हो, चाहे वो एक इंटरसेप्ट एक स्लोप हो, चाहे वो एक पॉइंट और एक स्लोप हो, चाहे वो एक परपेंडिकुलर का डिस्टेंस और एंगल, वो जो उस लाइन का नॉर्मल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो हर एक इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे दो चीजें पता थी, सारे के सारे इक्वेशंस में दो चीजें पता थी। When I talk about slope point form, slope और point पता था। When I was talking about 2 point form, 2 points पता थे। When I was talking about slope intercept form, फिर से एक slope और फिर से एक point और slope पता था। And when I talked about the normal form of equation of straight line, perpendicular distance पता था उस लाइन का और उसका normal जो positive direction of x axis से एंगल ओमेगा बना रहा था वो चीज पता थी, ठीक है। तो किसी स्ट्रेट लाइन को
यूनिकली डिफाइन करने के लिए केवल और केवल दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए। ध्यान से सुनना, दो पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स नहीं चाहिए, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स चाहिए। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अभी के लिए किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए पहले समझ में आया, ब्लू वाला क्या बता रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है। पर जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री की स्ट्रेट लाइन क्यों बन जा रहा है, क्योंकि ये जो लैम्डा है ये अपनी वैल्यू, लैम्डा मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल अपनी वैल्यूज ऐसे चेंज कर रहा है कि हमेशा वो x1, y1 और x2, y2 को या तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है। एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब वो पॉइंट या तो बाहर लाई कर सकता है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो उनके बाहर लाई कर सकता है, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे लाई कर सकता है अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ कॉलिंग इट अ कर्व, अब उसी चीज को हम एक स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, उसी चीज को हम एक स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और इस स्ट्रेट लाइन को तो ऑब्वियसली डिफाइन करने के लिए अभी क्या चीज की जरूरत पड़ी थी, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो we can say that the general equation of first degree represents a straight line. The general equation of first degree, that is ax plus by plus c is equals to 0, represents a straight line, ठीक है। मैंने आपको काफी दिनों पहले जब पहली क्लास ले रहा था तो मैंने बोला था कि हम स्ट्रेट लाइंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसको केवल लाइन क्यों नहीं बोल रहे, हम स्लाइन के फॉर्म में उसको केवल लाइन नहीं बोल रहे। नहीं भाई, जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है ना, उसको प्रूफ किया गया कि वो स्ट्रेट, वो तो कोई भी एक कर्व दे सकता था ax plus by plus c, अब प्रूफ करके आ रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ भाई, ax plus by plus c एक स्ट्रेट लाइन देता है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये abc क्या है, क्या ये abc कांस्टेंट्स हैं? ये abc मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, यही मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। इनको मैंने किसी एक पॉइंट पे कॉन्स्ट्रेन नहीं कर दिया है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से कॉन्स्ट्रेन नहीं कर दिया, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और जब ये कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो फिर ये एक यूनिक पाथ डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट्स और पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स में क्या होता है कि उनके ऊपर एक कांस्टेंट दे दिया जाता है। समझेंगे पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, सभी में आएगा, ठीक है। सो ए बी सी मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने तीन आर्बिट्री कांस्टेंट्स यूज किए एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए, तो क्या मैंने तीन आर्बिट्री कांस्टेंट्स यूज किए या फिर ये एक्चुअली दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? सर वो सी वाई इंटरसेप्ट है ना। हाँ, तो देखो एक्चुअली वो दिखते तीन आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं पर दे आर इक्विवेलेंट टू टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स ओनली, ठीक है। a अपॉन सी और b अपॉन सी अगर ले लोगे तो आपका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ a अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन b, जो भी वहां से बन रहा है, ठीक है। इनफैक्ट दैट विल बी माइनस ऑफ a अपॉन b, ठीक है। तो यहां पर वो एक्चुअली दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए मुझे दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और वही आर्बिट्री कांस्टेंट्स कभी कभी आपका बनता है इंटरसेप्ट, स्लोप, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप, ये सारी चीजें हर जगह आप दो चीज यूज करते हो स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए, ठीक है भाई। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. ठीक है। अब इसी इक्वेशन से, इसी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम डिफरेंट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो दो स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दो अलग अलग पॉइंट्स को दो अलग अलग लाइंस को डिफाइन कर रहा हूं यूजिंग यही वाले पॉइंट्स, ठीक है, तो मैंने एक लाइन ले ली L1, दूसरी लाइन ले ली L2। L1 का मैंने नाम रखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर x1 y1 क्यों नहीं लिया, a1 b1 c1 क्यों लिया? क्योंकि a1 b1 c1 वो चीज है जो उस लाइन को डिफाइन कर दी है, वो मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। x और y तो पॉइंट्स हैं भाई, वो तो रखने वाले हैं बाद में, ठीक है, वो तो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है।
सो पहली वाली लाइन को डिफाइन किया उसके आर्बिट्री कांस्टेंट से, दूसरी वाली लाइन को डिफाइन कर रहे हैं उसके आर्बिट्री कांस्टेंट से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा भाई अगर ये दोनों मेरी स्ट्रेट लाइंस हैं तो इनको मैं अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा y, सॉरी नॉट y1, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, यही लाइन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस ऑफ c1 डिवाइडेड बाय b1, और जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ऑफ a1 डिवाइडेड बाय b1 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, मैं इनको इन दोनों ही लाइंस को स्लोप फॉर्म में लिख रहा हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सो मैं बोलूंगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1 डिवाइडेड बाय b1 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ c1 डिवाइडेड बाय b1, c1 डिवाइडेड बाय b1। ठीक है, दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन को लिखूंगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाय b2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ c2 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, c2 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, अब इनके लिए कंडीशंस देख लेते हैं भाई, फिगर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे हम ये कंडीशंस और इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ये कंडीशंस। ठीक है, तो यहां से 3 कंडीशन आती है जिनको हमने बचपन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, पर अब हम उन्हें स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो इक्वेशंस क्या है भाई, वो इक्वेशंस हैं कि अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करने लग जाएं, तो दो लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। ठीक है, क्योंकि जब वो कोइंसाइडिंग हो जाएंगे, एक के ऊपर एक लाइन चले जाएगी, मतलब ये वाला पेन और ये वाला पेन। ठीक है, मेरा थोबड़े को देख लो थोड़ा, हाँ ये वाला पेन और ये वाला पॉइंट जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो इनके इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा जब ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और ऐसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है जब ये नॉन पैरेलल है और नॉन कोइंसाइडिंग है। ठीक है, तो मैं पहला वाला केस बोल रहा हूं, जब लाइंस का केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब एक लाइन कुछ ऐसी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी स्केच कर लेते हैं हम। ठीक है, दूसरे कलर से कर लेते हैं। हाँ भाई, ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इसी का कॉपी ले लो। इतना चलेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूं, पहले वाले केस में बोल रहा हूं कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या उनके स्लोप्स अलग अलग होने चाहिए भाई? यस। देखो एग्जांपल ले लो, एक लाइन कुछ ऐसी दिखती है, एक लाइन कुछ ऐसी दिखती है, और दूसरी लाइन कुछ ऐसी दिखती है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी दिखती है, एक लाइन ऐसी दिखती है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तब इंटरसेक्ट करेंगे जब ये वाला जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और ये वाला जो एंगल बना रहा है ये दोनों एंगल्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये जब एंगल्स अनइक्वल होंगे तो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा भाई, लाइंस तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सबसे पहली जो कंडीशन निकलती है, लाइंस एक पॉइंट पर तब इंटरसेक्ट करती हैं जब उनके स्लोप्स अनइक्वल हो, और उनके स्लोप्स अगर अनइक्वल हो जाएंगे तो फिर आप क्या लिखोगे, स्लोप्स अनइक्वल हो जाएंगे इन लाइंस के, तो आप लिखोगे -a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल्स टू, स्लोप्स बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू -a2 अपॉन b2, दैट मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यहां से क्या मिलता था, बचपन में भी मिलता था जो चीज, वो अभी भी मिलेगा, यहां पर से मिलता था यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसी को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद आया क्या भाई?
कभी तो पढ़ा था बचपन में, Yes, sir. वही वाली चीज आ रही है। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। तो सभी को समझ में आ गया पहला वाला केस? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। दूसरे वाले केस की बात करते हैं। दूसरे वाले केस में मैं बोल रहा हूं कि लाइंस अब लाइंस पैरेलल हो जा रही है। एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी ऐसी हो जा रही है, दूसरी लाइन भी ऐसे हो जा रही है, नॉट ऑफ दिस कलर, ठीक है, ऐसा, हाँ, दूसरी लाइन भी ऐसी हो जा रही है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना पाया मैं, हाँ, ऐसी हो जा रही है। तो आप बोलोगे सर लाइंस अगर पैरेलल है, इंटरसेप्ट हाँ, आप बोलोगे सर पहली वाली लाइन का ये इंटरसेप्ट है, दूसरी वाली लाइन का, अरे अलग अलग इंटरसेप्ट है, पर स्लोप ये देखो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल θ1 है वो यहाँ पर भी θ2 सेम होगा, यहाँ पर θ1 θ2 तो बराबर होगा, पर आपके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो स्लोप्स आर इक्वल, इफ द slopes of my line are equal, I'll say minus a1 upon b1 will be equals to minus a2 upon b2 and intercepts will be unequal. Intercepts क्या है भाई? minus c1 upon b1। अगर इस स्ट्रेट लाइन को आप कंपेयर करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो y is equals to mx plus c में ये मेरे इंटरसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर इंटरसेप्ट मिल गए भाई, इंटरसेप्ट्स होंगे मेरे अनइक्वल, सो माइनस c1 upon b1, इंटरसेप्ट्स के लिए लिखेंगे माइनस ऑफ c1 upon b1 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू माइनस c2 upon b2। ठीक है, तो पहले वाले से अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2, और दूसरे वाले से आएगा b1 upon b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। ठीक है, तो यहां से मिलेगा नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो लाइंस पैरेलल मिलने लग जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? Yes. बहुत बढ़िया। ठीक है, और लास्ट वाला अब आप ही मुझे बता दो, अब लाइंस कोइंसिडेंट हो गई है, इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएंगे। हाँ, इंटरसेप्ट भी इक्वल हो जाएंगे और स्लोप्स भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ, कोइंसाइडिंग लाइंस। तो ऐसी एक लाइन बनी, इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में जा रही है, और एक और लाइन है जो इसी के ऊपर लाई कर रही है, मतलब ऐसी दूसरी लाइन बन रही है इसी के ऊपर, मतलब वो इक्वेशन ही सेम हो जाएगा ना? हाँ, इक्वेशन सेम आ जाएगा। तो स्लोप्स बराबर कर दो, यहाँ पर भी लाइन के स्लोप्स इक्वल कर देते हैं, मतलब फिर से माइनस a1 अपॉन b1 की वैल्यू लिख देते हैं माइनस a2 अपॉन b2 के, स्लोप्स इक्वल कर दिए और इंटरसेप्ट भी बराबर हो जाएंगे। सो माइनस c1 अपॉन b1 की वैल्यू भी बराबर कर देंगे माइनस c2 अपॉन b2 के। ठीक है, अब इन दोनों जब चीजों को साथ में ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तीनों ही चीजें बराबर हो जाएंगी भाई, बराबर हो जा रही हैं। इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी, ओके। सो कोइंसाइडिंग लाइंस बन जाएंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इन दोनों लाइंस के? इनफाइनाइट होंगे भाई। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखो इसी वाले जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म इसलिए है क्योंकि वो बाकी फॉर्म से इंटर कन्वर्टेबल है। तो जनरल फॉर्म को बाकी सारे फॉर्म्स के थ्रू लेके, मतलब बाकी सारे फॉर्म से रिलेट करने वाले हैं। जनरल फॉर्म हमें पता है, बाकी सारे फॉर्म्स क्यों जनरल फॉर्म जैसा दिखते हैं, ये वाली चीज अभी समझते हैं। बाकी सारे फॉर्म्स और जनरल फॉर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन जनरल फॉर्म एंड अदर फॉर्म्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जनरल फॉर्म एंड अदर फॉर्म्स, relation between general form and other forms। ओके, सो सबसे पहले तो जो पेरेंट इक्वेशन अब मैं लेके चल रहा हूं दैट इज जनरल फॉर्म का इक्वेशन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। और अभी हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है, पर फिर से एक बार अच्छे से कर लेते हैं भाई, अच्छे से कर लेते हैं। इसी जनरल फॉर्म को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं अगर स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप के लिए कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, स्लोप फॉर्म में अभी ऊपर कन्वर्ट किया था, ठीक है। सो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन बी माइनस ऑफ सी अपॉन बी, ठीक है। तो जब मैंने इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पर स्लोप और इंटरसेप्ट लिख लेना भाई। यहां पर स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ ए अपॉन बी और इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस ऑफ सी अपॉन बी। कंपेयर कर दिया भाई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी का फॉर्म आना चाहिए, यहां पर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी का फॉर्म आना चाहिए, निकाल लिया y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में। कंपेयर कर दिया भाई स्लोप को स्लोप से, ये है मेरा स्लोप, तो इसको स्लोप से कंपेयर कर दिया, और ये मेरा इंटरसेप्ट, तो इसको इंटरसेप्ट से कंपेयर कर दिया। तो इंटरसेप्ट ये आ गया माइनस ऑफ सी अपॉन बी और स्लोप आ गया माइनस ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। सो जनरल फॉर्म से हम पहुंच गए कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। अच्छा, जनरल फॉर्म से अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। और मैं जाना चाहता हूं अब इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि x के नीचे कुछ लिखना है, y के नीचे कुछ लिखना है, इक्वल्स टू 1 करना है, ठीक है। तो फिर से कन्वर्ट करते हैं भाई, फिर से कन्वर्ट करते हैं। अब बताओ तो डिवाइड करेंगे ना। हाँ, देखो तो पहले आप इसको लिखोगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, ठीक है। RHS में भेजा, फिर 1 क्रिएट करने के लिए माइनस ऑफ सी से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा ax डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सी इज इक्वल्स नॉट इज इक्वल्स टू प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सी प्लस बी वाई प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 क्रिएट कर दिया, तो अब x के नीचे जो कचड़ा आ रहा है वो आपका x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो मसाला आ रहा है वो y का इंटरसेप्ट है। सो x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c अपॉन a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो बस आप यहां से बोल सकते हो कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको पता चल गया। यहां पर आप कंपेयर करोगे से x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1 से, ये वाला a और b दूसरा है कुछ, वो वाला a और b दूसरा है, वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, सॉरी नॉट पैरामीटर्स, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अच्छा भाई, सो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यहां से मेंशन कर देते हैं, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि x इंटरसेप्ट है माइनस ऑफ c अपॉन a और y इंटरसेप्ट है माइनस ऑफ c अपॉन b, ठीक है। ये दूसरे वाले से कंपेयर कर दिया। अब वो जो 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म वाला होता है वो काम की चीज नहीं है, ठीक है, वहां पर वो कन्वर्जन नहीं वहां पर से आ पाएगा कि भाई कैसे दिखने वाले हैं। पर एक चीज आ सकती है यहाँ से, एक और फॉर्म है जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा कम डिस्कशन हुआ है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। तो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जनरल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करता है, कैसे ये जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म्स रिलेटेड हैं भाई, ठीक है। सो फिर से हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी मेरा जनरल फॉर्म है, एक सेकेंड, हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा जनरल फॉर्म है। अच्छा, अब यहां से नॉर्मल फॉर्म तक कैसा पहुंचा जाए। सो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म होता है x cos ऑफ ओमेगा प्लस y sin ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उसके जैसा क्रिएट करते हैं, क्योंकि दोनों लाइन लास्ट में सेम आने वाली है, ठीक है, दोनों लाइंस लास्ट में सेम आने वाली है। तो एक फॉर्म है ये, और एक जो गिवन फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, ठीक है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, जो जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइंस ना बिल्कुल सेम हो गई हैं, मतलब दोनों लाइन आइडेंटिकल है, तभी तो उनके इक्वेशन सेम होंगे। तो जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म में और जो नीचे वाला इक्वेशन लिखा हुआ है जनरल फॉर्म में, अगर ये सेम ही लाइन के इक्वेशन है, इसका मतलब इन लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इन लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे अगर ये कॉन्साइडिंग लाइंस है, ये सेम ही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और अगर ये कॉन्साइडिंग लाइन है तो आप क्या बोल सकते हो, cos ऑफ w, यहां पर a1 अपॉन a2 वाला फॉर्मूला लगा दो,
cos of w divided by a will be equals to sin of w divided by b will be equals to p divided by minus of c। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे अभी cos w sin w और परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ठीक है, और आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिखा cos w और sin w आप समझ जाओगे क्या करना है। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कहीं ना कहीं यूज करना है भाई। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहाँ से cos ऑफ w की वैल्यू आ जाएगी AP अपॉन माइनस ऑफ C और sin ऑफ w की वैल्यू आ जाएगी BP अपॉन माइनस ऑफ C। मतलब जब आप cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर करोगे ना, यहाँ से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर नॉट प्लस p स्क्वायर, आपको मिलेगा a स्क्वायर p स्क्वायर, आपको मिलेगा a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में c स्क्वायर आने वाला है, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। मैंने स्क्वायर करके इन्हें ऐड कर दिया। स्क्वायर करके बहुत सिंपल सी चीज है। स्क्वायर करके हम निकालना क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं cos ऑफ w की वैल्यू। देखो अभी तक क्या हुआ था, अभी ऊपर में हमने क्या किया था भाई, इंटरसेप्ट को c और a के टर्म्स में निकाला था, इंटरसेप्ट को c और b के टर्म्स में निकाला था, स्लोप को a और b के टर्म्स में, इंटरसेप्ट को c और b के टर्म्स में निकाला था। वैसे ही कुछ cos ऑफ w को भी a b c के टर्म्स में निकालना है, cos ऑफ w को भी a b c के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से मिल जाएगा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है दैट इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, नॉट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। अब क्योंकि परपेंडिकुलर मेरा डिस्टेंस है, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरा डिस्टेंस है, इस वजह से जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा भाई, p की वैल्यू ये आ गई, p की वैल्यू ये आ गई, मेरे परपेंडिकुलर का लेंथ ये आ गया। सो cos ऑफ w और ये वाला cos ऑफ w और ये वाला sin ऑफ w, इस p की वैल्यू को रख के निकाल लेंगे भाई। p की वैल्यू रखते हैं, cos ऑफ w और sin ऑफ w निकल जाएगा। चलो भैया निकालते हैं। सो cos ऑफ w विल बिकम, cos ऑफ w विल बिकम AP upon negative of c, so AP upon a times of p, that is modulus of c divided by minus of c times of square root of a square plus b square। जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ c को c से डिवाइड करोगे तो आपको एक नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, आपको ये मिलेगा माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको इधर ही रखो, इधर इसको इधर ही रखो अभी के लिए। ठीक है, वो अगर आपकी c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा दिखेगा, c की वैल्यू नेगेटिव है तो कुछ और दिखेगा। ठीक है, सो cos ऑफ w ऐसा दिखने वाला है और जो sin ऑफ w है वो दिखने वाला है b टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दिखने वाला है। तो आप याद रख लो, फिर c की वैल्यू लेस देन 0 तो मॉडुलस ऑफ c की जगह पर माइनस ऑफ c लिखना पड़ता है, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस ऑफ c की जगह पर पॉजिटिव ऑफ c लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ भाई ऐसा कुछ आ गया। अब जब ये cos ऑफ ओमेगा और sin ऑफ ओमेगा की वैल्यू देखो तो निकाल तो ली, जो जनरल जो नॉर्मल फॉर्म था उसमें p की जगह पर क्या रखना है, c मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसमें cos ऑफ ओमेगा क्या है, a टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और sin ऑफ ओमेगा ये वाली चीज है। ठीक है, जैसा हमने इसके पहले वाले फॉर्म्स में किया था कि भाई कंपेयर कर दिया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इसी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के टर्म्स में निकल गया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? Yes. ठीक है, आसान है, आसान है। अब कुछ क्वेश्चंस कराने थे एक्चुअली मुझे, सो वो क्वेश्चंस में